नमस्कार, मैं हूं हिमांशु भयानी और आप देख रहे हैं हिंदी भाषा में डेटलाइन गुजरात न्यूज़.com का ये डिजिटल वीडियो बुलेटिन। क्या है खबरें पूरे विश्व की जो खबरों की जो हाइलाइट्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्या खबरें हैं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, विश्व आज जागा किन खबरों पे? अगर इसकी हम बात करें तो चाइना ने धमकी दी है अमेरिका को कि अगर आपके स्पीकर ताइवान के प्रमुख से मिले तो ये बराबर नहीं होगा। आज 400वां दिन है रशिया और यूक्रेन के युद्ध का, तो इसका ब्यौरा देती हुई बहुत सारी खबरें, क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे हुआ, सब पूरे विश्व में मीडिया में छाया हुआ है। आगे बात करें तो बाखमुत में रशियन फोर्सेस धीरे धीरे अपना पगडंडा जमा रही है, आगे बढ़ रही है। ऐसे माहौल में जेलेंस्की ने चीन के जो प्रमुख है शी जिनपिंग, उनको आमंत्रण दिया है कि आप यूक्रेन आइए, कीव आइए, क्योंकि शी जिनपिंग ने लास्ट जब वो रशिया गए थे तो एक प्रस्ताव दिया था पीस शांति वार्ता का, तो उस दिशा में मुझे लगता है ये शायद आगे बढ़ सकता है। यूक्रेन और रशिया के वॉर जोन की आगे की खबरों के बारे में बात करें तो यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने रशियन ड्रोन्स को मार गिराया है और रशिया की कई सारी रेजिमेंट्स, जो टैंक रेजिमेंट्स हैं, उनको ध्वस्त किया है, क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल कार्स यूज़ करके जिस तरीके से ध्वस्त करते थे उसका जो वीडियो वायरल होता उसके बारे में भी हमने बात की थी। ऐसे माहौल में मॉस्को का और रशिया का दावा है कि यूक्रेन लॉन्ग रेंज आर्टिलरीज यूज़ कर रहा है, एक जिसको बोल सके सटीक मार वाली टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। और इसके चलते जिस तरीके से रशियन सेना में जो समस्याएं हुई, रशिया के लोग या रशिया की जो सेना जिस तरीके से उसमें घायल हुए जवान, तो पुतिन ने जो वय मर्यादा थी फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए वो हटा दी है। पुतिन रिमूव्स एज लिमिट फॉर कॉन्स्क्रिप्ट्स मतलब नए रिक्रूट्स, जो नए लोग आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे अग्निवीर है वैसे। और उसके चलते जो खबरें आई कि बेलारूस में पुतिन ने एक स्टेशन खड़ा किया है, न्यूक स्टेशन, तो उसको चलते यूएसए ने इस खबर को खारिज करते हुए कहा है कि ये हमें शायद कुछ ज़्यादा सही बात नहीं लग रही है, कुछ दाल में कुछ काला है, ऐसा हो नहीं सकता है। आगे बात करें एशिया से तो एशिया में जापान में 6.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। दूसरी तरफ जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी अमेरिकी प्रमुख जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को मिलने वाली है, अप्रैल में वो व्हाइट हाउस जाएगी। और जापान ने एक तरीके से इवैक्यूएशन ड्रिल्स किए, अगर युद्ध की परिस्थिति होती है, ताइवान के ऊपर इन्वेजन होता है, तो जापान के लोग कैसी मुस्तैदी बरत सकते हैं, क्या तैयारियां कर सकते हैं, उसके बारे में बात की। और साथ ही साथ जापान, यूएस और फिलीपींस ने एक तरीके से एक सिक्योरिटी टॉक्स, यानी कि एक किस दिशा में ये सब कर सकते हैं अगर ताइवान के ऊपर हमला होता है, तो इस दिशा में वो आगे बढ़े। कोरियन पेनिनसुला की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया ने ऐसे छोटे न्यूक हेड्स बनाए जिसको उन्होंने प्रदर्शित किया, अनवेल किया, जो कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ मिसाइल की जो वैरायटीज़ है उसके ऊपर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे छोटे न्यूक हेड्स हैं। और यूएस ऐसा कह रहा है कि जो नॉर्थ कोरिया की जो कैपेसिटी है उसको काउंटर करना पड़ेगा। तो उस मुद्दे से साउथ कोरिया और वियतनाम वो अपनी एक डिफेंस कोऑपरेशन जिस तरीके से होती है उसको मजबूत कर रहे हैं। और साउथ कोरिया के जो प्रमुख है यून, उन्होंने कहा है कि अगर नॉर्थ कोरिया इसी तरीके से अपना ये न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू रखेगा तो हम एक कोरियन वॉन उनको देंगे नहीं। तो साथ ही खबर साउथ कोरिया की सबसे नंबर 2 चिप मेकर जो कंपनी है एसके हिंग्स, उसकी तरफ से उन्होंने अमेरिका से कहा है कि ये जो चिप बैन आपने लगाया चाइना पे वो थोड़ा और 2 साल के लिए ले जाइए ताकि फ़ायदा एसके हिंग्स को हो सके। यूरोप में चाइना ने 2022 में ढेर सारे पेटेंट्स फाइल किए हैं, ये खबर है। हम बेसिकली खबरों की हाइलाइट्स देते ताकि आप इसको समझ सके, सुन सके, और उसमें आपको जिस तरीके से आगे डिग आउट करना है, खबरें पढ़नी है, जाके हमारे वेबसाइट पे हमारे न्यूज़लेटर के ज़रिए, जहाँ पे हमारी लिंक्स होती है खबरों की और बुलेटेड पॉइंट्स भी होते हैं, उसको आप स्टडी करके उस दिशा में
रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। तो हांगकांग में प्राइवेट होम्स जो होते हैं उसके मतलब भाव जो है वो बहुत ही ऊपर रहे हैं लगातार दूसरे महीने, यानी कि फरवरी में वो भाव में रेंटल्स में कुछ कमी नहीं आई है। थाईलैंड, जो कि आपको पता है थाईलैंड किस चीज़ के लिए फेमस है, थाईलैंड का टूरिज्म बढ़ा है। जनवरी से लेके मार्च महीने में करीबन 62 लाख टूरिस्ट, मतलब 62 लाख टूरिस्ट वहाँ पे पहुँचे हैं। आई थिंक थाईलैंड में बूम बूम टाइम चल रहा है टूरिज्म के बिजनेस को लेके। और म्यांमार की जो खबर है, म्यांमार मतलब एथनिक कैरन रेबल ने थाई बॉर्डर पे म्यांमार का जो एक मिलिट्री कैंप था उसको ध्वस्त कर दिया था, जो कि हालांकि एक बहुत ही वाइटल लिंक था सप्लाई और लॉजिस्टिक्स को लेके, और बड़ा वो कैंप था तो उसको ध्वस्त कर दिया और अब उसका कब्जा जमा दिया है। साथ ही आंग सू की जो नेशनल लीग डेमोक्रेसी पार्टी है उसको म्यांमार जनता ने खारिज कर दिया है। वहाँ का जो मतलब चुनाव आयोग होता है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके के नॉर्म्स रखे गए थे वो NLD री रजिस्टर नहीं कर पाई उन नॉर्म्स के साथ, तो वो पार्टी को ही खारिज कर दिया गया है। रशिया और भारत, हमने कल एक बात की थी, हमने ये भी कहा था कि भारत का जहाँ पे भी भारत के समाचार पूरे विश्व के मीडिया में जहाँ कहीं भी होंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो रशिया और भारत नॉर्दर्न सी शिपिंग को लेके, नॉर्दर्न सी शिपिंग रूट जो है उसको लेके वार्ता करेंगे, और आने वाले दिनों में एलेक्सी चिकनकॉव जो रशिया के मिनिस्टर हैं वो फार ईस्ट और आर्टिक को जिस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं वो दिल्ली आ रहे हैं इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। और हमने कल ही कहा था कि आर्कटिक में ऐसे जहाज जिसको एक तरीके से न्यूक्लियर जहाज गाइड कर सकते हैं, आइस ब्रेक करके निकलने आने का रास्ता कर सकते हैं, वैसे जहाज यूकोल ऑयल गैस प्रॉम्प्ट के पास है, और चाहते कि अभी ऐसे बाकी के जहाज जो है ऑयल टैंकर्स वो वहाँ पे आए और उनका माल उठाए और ले जाए, क्योंकि रशिया को अभी पैसे की ज़रूरत है, तो उनका माल बेचेंगे वो लोग, तब जाके कुछ पैसा आएगा, तब जाके युद्ध कर पाएंगे। तो ये खबरें हैं। रशिया ने इसके साथ जो खबरें आ रही है, जिस तरीके से नॉर्दर्न सी रूट को एक्सपांड करना चाहते हैं, इंडिया के साथ बात हो रही है, रशिया ने अपना मतलब ब्यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी प्रदर्शनी की, उसका एक ड्रिल किया दिखाने के लिए कि हम कितनी बड़ी न्यूक्लियर ताकत है। और इसके चलते यूरोपियन यूनियन के एक नेता ने ऐसे आरोप भी लगाए कि रशिया एक तरीके से मोल्डोवा को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, एक तरीके से अराजकता फैलाना चाहता है मोल्डोवा में। तो पाकिस्तान को हटाया गया है यूरोप यूनियन की जो हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज लिस्ट होती है उसमें से। पर पाकिस्तान में समस्या ये हुई कि वो लोग US की डेमोक्रेसी समिट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। डेमोक्रेसी समिट में पाकिस्तान का हिस्सा लेना ही मुझे लगता है एक बड़ी खबर है, पर वो लोग हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जो हालात चल रहे हैं अभी पाकिस्तान में, उसके चलते मतलब डेमोक्रेसी में हिस्सा लेना वो लोग हिस्सा नहीं ले पाएंगे या नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उनकी ये परफेक्टली शेक्सपियरियन मोमेंट है, टू बी और नॉट टू बी। क्योंकि इस समिट में ताइवान को बुलाया गया है, उनको न्योता दिया गया है ताइवान को, लेकिन चाइना और टर्की को न्योता नहीं दिया गया है। तो मतलब पाकिस्तान बुरा फंसा है, जाए कि ना जाए, और नहीं जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो ग्रीक पुलिस ने 2 ईरानियन नागरिकों को पकड़ लिया है मोसाद की मदद से, जो कि एक आतंकवाद की घटना को अंजाम देना चाहते थे। और फॉरेन मिनिस्टर जो है ईरान के, जो मॉस्को पहुंचे, जर्नलिस्ट ने उनके सामने माइक रख दिए, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके के डिफेंस कोऑपरेशन और जो रिलेशनशिप है मॉस्को मतलब रशिया और ईरान के बीच, वो 3.5 गुना बढ़े पिछले 1.5 साल में। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई किल्लत होनी चाहिए किसी को, या ये किसी को हम किसी के खिलाफ हैं। हम अपना धंधा कर रहे हैं। मतलब जब से युद्ध चल रहा है तब से ईरान के साथ मॉस्को का, रशिया का 3.5 गुना मतलब धंधा बढ़ा है। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं सीरिया के जो लीडर है असाद, उनके कजिन्स के ऊपर, क्योंकि ये उनके कजिन्स, असाद के जो कजिन्स थे वो ड्रग्स के धंधे में थे। और US ट्रेजरी के जो ऑफिशियल्स है US ट्रेजरी के, उनका मानना है कि असाद सरकार जो है, असाद की जो सरकार है सीरिया में, वो ड्रग ट्रैफिकिंग का धंधे का पैसा
एक तरीके से एक सोर्स ऑफ इलिसिट रेवेन्यू कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही है, तो ऐसे माहौल में उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट और एशिया की जिस तरीके से मतलब राजद्वारी संबंध जो बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, उसमें टर्की, उसका कैपिटल अंकारा, और उज्बेकिस्तान यानी कि ताशकेंट, उसके लीडरों के बीच एक तरीके से वार्तालाप हुआ और वो डिफेंस कोऑपरेशन को कैसे आगे ले जाए उसके बारे में बातचीत हुई है। कतर यूएनडीपी के जो इन्वेस्टमेंट्स गोल होते हैं उसमें बहुत ही आगे है, और सऊदी अरेबिया, इट हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स, और आने वाले दिनों में शायद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर सकता है सऊदी अरेबिया। जिस तरीके से चीन ने मध्यस्थी करके सऊदी और ईरान के बीच जो डील करवाई है, उसके चलते मुझे लगता है आने वाले दिनों में सऊदी बहुत मेहरबान हो सकता है चीन के ऊपर, और चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंध या जो भी है, क्योंकि एक रिफाइनरी भी लगा रहा है सऊदी अरब को चाइना में, ये खबर हमने की कल और परसों। तो आज ये कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर रहा है। इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल से जो खबरें आ रही है उसमें अमेरिकी प्रमुख जो बाइडन और नेतान्याहू, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बीच जो टेलीफोनिक वार्तालाप हुआ वो कुछ अच्छा नहीं रहा है। बाइडन नेतान्याहू एक्सचेंज फ्रॉस्टी वर्ड्स ओवर जुडिशरी ओवरऑल, ये हेडलाइन बहुत ही अच्छी है। और ऐसे माहौल में नेतान्याहू ने कहा है कि कोई संभावना नहीं है कि बहुत जल्दी हम बाइडेन ने कहा है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि नेतान्याहू को हम व्हाइट हाउस में आमंत्रित करेंगे, हम बुलाएंगे बहुत जल्द, ऐसी कोई संभावना मतलब अब है तो नकार दीजिएगा। और उन्होंने साथ ही साथ क्रिटिसाइज करते हुए ये भी कहा है कि नेतान्याहू जो एक नेता है, उन्हें उनकी पब्लिक, उनके जो नागरिक है, उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए, और जो नागरिक कह रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए फैसले लेने चाहिए। अपोजिशन लीडर जो है इजराइल में, उन्होंने भी कहा है कि ये एक तरीके से वेकअप कॉल मोमेंट है नेतान्याहू गवर्नमेंट के लिए, और नेतान्याहू गवर्नमेंट को यहाँ से संभल जाना चाहिए। ये सब जब चल रहा है, मतलब एक तरफ से यूएस प्रेसिडेंट क्रिटिसाइज कर रहे हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर को, इसके चलते इजराइल ने एक नया स्पाई सैटेलाइट ओफेक 13 लॉन्च किया है। मतलब इजराइल ने जवाब दिया है कि ठीक है, आप अपनी सलाह अपने पास रखिए, हम तो ऐसे ही है भैया। आगे बात करते हैं अफ्रीका से। तो एक रिसर्च जो बाहर आया है उसमें, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क ने ये रिसर्च किया, उसमें कहा गया है कि इंडियन ओशन कोस्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका जो है, उसमें से जो डीएनए टेस्ट लिए गए तो कहीं ना कहीं एशियन प्रजाति के सैंपल्स, उनकी एंसेस्ट्री के प्रूफ्स मिले हैं। मतलब एशियन प्रजा उस टाइम पे ज़्यादा वहाँ पर जाती थी, और शायद उस तरीके से ये जो इंडियन ओशन कोस्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका है, वहाँ पे मतलब ईस्टर्न अफ्रीका के साथ जिस तरीक़े से हमारा व्यापार विनिमय जो रहा है, तो लगता है कि ये जीन्स उसी तरीके से इस दिशा में आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका में खाने पीने की चीज़ों के दर बढ़ रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका के अपोजिशन के लीडर जो है वो कुछ अलग ही मिजाज में है। जॉन स्टेनहुसेन, उन्होंने कहा है अपने प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा से कि आप कुछ भी हो जाए, पुतिन जब यहाँ है तो उसको अरेस्ट कर लीजिए। अरे भैया, महंगाई का दर बढ़ रहा है, पब्लिक को खाना खिलाओ, ये कहा तुम पुतिन के लफड़े में पड़ रहे हो, लेकिन ये हो रहा है दुनिया में। यूएन के जो, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा है कि जो साहेल रीजन जो है अफ्रीका में, यानी कि सेनेगल, मॉरिशना, माली, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, चाड, ये एक तरीके से आतंकवाद की प्रवृत्तियों का एक नया अड्डा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आई एम डीपली कंसर्न बाय द गेन्स टेररिस्ट ग्रुप्स आर मेकिंग इन साहेल एंड एल्सवेयर। तो ये एक तरीके से चेतावनी है, और कहा गया है कि इसके ऊपर कुछ मतलब एक्शन लिया जाए। आगे बात करें यूरोप की, तो यूरोप में एक बेलफास्ट कोर्ट ने एक अपना जो मतलब जजमेंट दिया, उसमें एक सिपाही जो है उसको करीबन 1.3 मिलियन यानी 13 लाख पाउंड का कंपेंसेशन दिया है कि उसको, उस सिपाही का जब वो 18 साल की उम्र का था तब उसे वाटर बोर्ड टेक्निक से ब्रिटिश मिलिट्री ने टॉर्चर किया था, और ये कन्फेस करने के लिए कि उसने एक दूसरे सिपाही का मर्डर किया है। तो देखिए अब मतलब क्या हो रहा है।
पूरे विश्व में। कैसे मतलब जिस तरीके से आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हो वहीं पे क्या हो रहा है ऐसे डेवलप कंट्रीज़ में। और जर्मनी से खबरें आ रही है कि वहाँ पे जो फॉरेन वर्कर्स है, खास करके टूरिज्म सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, उनको वीज़ा को लेके बहुत समस्या हो रही है। हालांकि जर्मनी के टूरिज्म सेक्टर में जो रेस्टोरेंट्स या होटल्स या पब्स है वहाँ पे इतनी आसानी से लोग हैं नहीं, दे आर शॉर्ट ऑफ स्टाफ, बट फिर भी ये समस्याएं हो रही है। आगे बात करें तो पोलैंड एक तरीके से एक नई आर्थिक धरी बनाने जा रहा है यूक्रेन और रोमानिया के साथ। तो मतलब पोलैंड एक बड़ा खिलाड़ी बन के उभरेगा शायद यूरोपियन यूनियन में आने वाले दिनों में। और पॉलिटिको की एक रिपोर्ट है कि ब्रिटेन इंडो पैसिफिक ट्रेड पैक्ट ज्वाइन कर सकता है। सोर्सेस को कोट करके रिपोर्ट की है, लेकिन ये पॉलिटिको जब लिखता है तो आपको मानना चाहिए कि ये खबर सटीक होगी, सही होगी। आगे बात करें तो यूके के MI5 इंटेलिजेंस सर्विस, मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस का MI5 यूनिट जो है, उन्होंने कहा है कि नॉर्दर्न आयरलैंड में टेररिस्ट आतंकवादी घटनाएं हो सकती है। उसका थ्रेट लेवल जो है वो उन्होंने सीवियर कर दिया है, क्योंकि कुछ आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के जो स्प्लिंस्टर ग्रुप मिलिटेंट्स हैं वो शायद इस ऐसे कुछ आतंकवादी कृत्य को अंजाम दे सकते हैं। आगे बात करें तो बहुत ही फुटबॉल की एक भाषा में ये हेडलाइन है, बहुत ही अच्छी हेडलाइन है, अंग्रेजी में मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इटली गेट्स येलो कार्ड ओवर फंडिंग स्टेडियम्स विथ EU कैश, यूरोपियन यूनियन कैश। मतलब इटाली का जो प्लान था अपने स्टेडियम्स को यूरोपियन यूनियन से पैसा लेके फंड करने का, उसके ऊपर एक तरीके से उसको येलो कार्ड, मतलब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। जैसे येलो कार्ड दिखा के फुटबॉल की गेम में प्लेयर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है जब वो रूल्स तोड़ता है, तो इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और कहा है कि भाई आपको ये ग्रांट जो 19 बिलियन यूरोस की थी, मतलब 1900 करोड़ यूरोस की जो थी, वो रोक दी है कि भाई ठीक है आप स्टेडियम्स रिन्यू मत कीजिए। आगे बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में कनाडा से खबरें हैं, लेकिन बहुत सारी खबरें नहीं आज कनाडा से। कनाडा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर ये है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के ज़रिए 1800 करोड़ डॉलर की एक मदद कनाडा यूक्रेन को करेगा। और आने वाले दिनों में उनका जो मतलब सपोर्ट चाहिए इमिग्रेशन को लेके, वहाँ के नागरिकों को जो युद्ध की वजह से आ रहे हैं, तो उसमें भी वो सपोर्ट करेगा। और ये ऐसे वक्त पे आ रहा है जहाँ पे जब कैनेडियन नागरिक खुद जिसको बोले समस्या से जूझ रहे हैं, खाने पीने के दरों के भाव बढ़ गए हैं, उनको एक तरीके से वन टाइम ग्रोसरी रिबेट दिया जाता है। लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ नेता, कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं जो दूसरे राष्ट्रों को मदद और उसको मतलब पैसा देते हैं। तो ये हाल है। अब वैनकोवर जो है, वैनकोवर कनाडा का एक शहर, वहाँ पे सिंगल यूज़ कप फी, यानी कि अगर आप कॉफ़ी लेते हैं और जो कप लेते हैं, जैसे यहाँ पे भारत में हम लोग चाय वाले का मतलब चाय जो लेते हैं वो प्लास्टिक के आज का जो कप आ गए, पेपर कप्स, उसमें लेते हैं, तो वैसे ये जो वन टाइम यूज़ कप्स होते हैं उसके 25 सेंट लेते थे वहाँ के कॉफ़ी शॉप्स वाले। मतलब वो भी मुफ्त में नहीं देते, वहाँ के 25 सेंट मतलब 12.5 रुपये हुए। तो उन्होंने मतलब अभी एक डिसीजन आया है कि 1 मई से वो लोग ये नहीं लेंगे, मतलब ये फ्री किया जाए, फ्री ही होना चाहिए भैया। आगे बात करें यूएस की मीडिया की, तो यूएस की मीडिया में ज़्यादातर खबरें ट्रम्प ट्रायल्स को लेके है, स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ उनका जो अफेयर था उनको लेके है। लेकिन उसके बीच LYFT करके जो कंपनी है, जो कार रेंटल सर्विस, कार राइड कंपनी है, उसके जो फाउंडर्स है जॉन जिमर और लोगान ग्रीन, उन्होंने देव स्टेप डाउन एज अ प्रेसिडेंट एंड CEO, मतलब वो निकल चुके हैं, उन्होंने ये पद से अपना मतलब त्याग दिया है और वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर बन के बैठेंगे। और यूएस ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए 5 चीनी कंपनियों पे, जिस तरीके से उग्यार मुस्लिम्सों पे वहाँ पे मतलब जो हुआ था, तो उसको लेके जो ये चीनी टेक कंपनियाँ थी उसका कुछ निकला है उसका इन्वॉल्वमेंट, तो उसको लेके ये 5 चीनी कंपनियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। एक बहुत ही अजीब और गरीब घटना हुई है ओहायो की नदी में, जहाँ पे मरीन फ्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा था, मतलब 10 बार्जेस जा रहे थे और एक में मेथनॉल भी था, तो उसमें से 3 बार जो है वो जो पुल का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ टकरा गया और उसकी वजह से लीकेज हुआ। तो मतलब एक तरीके का तेल जैसे पदार्थ का ही रिसाव है। मेथनॉल जो है वो एक तरीके से एक कार्बन प्रोडक्ट है, तो उसका रिसाव हुआ है। तो ये बहुत अजीब और गरीब घटना है। फाइनली इवाना ट्रम्प की खबर कल हमने की थी, जो इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट की थी कि इवाना ट्रम्प के ऊपर FBI की इन्वेस्टिगेशंस हुई थी। कई देशों में 2 साल तक ये इन्वेस्टिगेशंस चली थी और आज FBI ने इवाना ट्रम्प की फाइल्स
पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दी है। तो देखिए वेस्टर्न मीडिया कितना आगे चलता है, कैसे खबरें करता है। मैक्सिको से जो खबर कल आई थी, जिस तरीके से वहाँ के डिटेंशन सेंटर में जो आग लगी यूएस बॉर्डर के पास, करीबन कुछ आंकड़ा अभी फिक्स नहीं हुआ है, 38 कोई कह रहा है, कोई 39 कह रहा है, कोई 40 लोग मर गए ऐसा कह रहा है, लेकिन एक वीडियो फुटेज आया है जो बहुत ही दुखद है कि वहाँ पे जो गार्ड्स थे उन्होंने लोगों को बचाने की भी कोशिश नहीं की। और मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने ऐसा बयान दिया है कि इन लोगों का डिपोर्टेशन होने वाला था और इसकी वजह से ये लोग इसका विरोध कर रहे थे और कुछ गद्दे जलाए और इसकी वजह से ये आग लगी। मतलब ये बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन क्योंकि इंसान मर गए इस घटना में। आगे बात करते हैं कैरिबियन द्वीपों की। तो वहाँ पे कनाडा ने हेटी के 2 इलीट नागरिक जो है उनके ऊपर बैन लगा दिया। हालांकि हेटी एक गैंग रूल स्टेट है, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने रिपोर्ट्स में भी कहा है। तो उसके चलते ये 2 इलीट नागरिक, मतलब वो वहाँ के गैंगस्टर्स ही होंगे शायद, उसके ऊपर बैन लगा दिया है। एक नाव पलट चुकी है सेंट कीट्स में, कुछ 16 लोग अभी मिसिंग है, नहीं मिला, लापता है, और एक बंदा जो है एक मृत्यु घोषित हुई है। और जिनको बचा लिया गया ज़्यादातर वो कैमरून जो देश है अफ्रीका में और अफ्रीकी देशों के ही नागरिक थे। लैटिन अमेरिका से अगर हम बात करें तो कोलंबिया में जो कोलंबिया के नागरिक है वो चाहते हैं कि जो बुल फाइट होने वाली है तो उसके ऊपर एक तरीके से बैलों की जो लड़ाई होती है स्पेन में, इटली में, उसके ऊपर मतलब एक पाबंदी लगाई जाए, बैन घोषित किया जाए। और उसको समझाने के लिए वहाँ की पब्लिक ने एक तरीके से एंटी बुल फाइट डेमो, मतलब बुल्स के मास्क वास्क पहन के लड़े और किस तरीके से लहूलुहान हो सकते हैं, उसका एक एपी का वीडियो उनकी यूट्यूब हैंडल पे बहुत ही देखना है। हमारी यहाँ पे भी ये लिंक में भी है, आप क्लिक करके दे सकते हैं। आगे बात करें पेरू की, तो पेरू के जो प्रमुख हैं उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि हवाला कबाड़ा के चार्जेस लगा दिए गए और वहाँ की जो लीगल फ्रेटर्निटी है, प्रोसिक्यूटर्स, वो उनको मतलब प्रोब कर रहे हैं कि भैया इसमें क्या किया है आपने हवाला कबाड़ा। आगे बात करें प्लेफुल पैसिफिक्स की यानी कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से मतलब एक चौंकाने वाली खबर कि मीजल्स का अलर्ट, मीजल्स और एक कंटेजियस इलनेस का अलर्ट सिडनी और सनशाइन कोस्ट के प्रशासन ने जारी किया है। साथ ही साथ फूड डिलीवरी देने वाले जो बंदे होते हैं, जैसे यहाँ हमारे यहाँ पे स्विगी है, जोमेटो है, उबेर है, उन्होंने कहा है कि उनको तनख्वाह अच्छी दी जाए, उनकी कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस में कुछ सुधार किया जाए। ऑस्ट्रेलिया से ये बात आ रही है, आप सोचिए। तो ये सीन है। और आगे बात करें तो ANZ बैंक की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि जिस तरीके से CPI की दरें जो है वो घटी है 6.8% फरवरी में, जो कि 7.4% थी जनवरी में ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ऐसे माहौल में लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ब्याज की दरें बढ़ाएगी। कल भी हमने खबर की थी कि 50% चांसेस है कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया शायद ब्याज की दर बढ़ा सकती है, लेकिन ये हो सकता है। जब ये ब्याज के दरों की बढ़ने की बात आ रही है तब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने $1500 करोड़ का एक पैकेज इश्यू किया है, वहाँ की सेनेट ने पास किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। अब ये कैसे पिवोट होता है, कैसे जाता है, वो पैसा कैसे टर्न आउट होता है, कैसे मतलब उसमें से लोगों को जॉब्स मिलती है, इकोनॉमी रिवाइव होती है, देखना पड़ेगा। लिथियम डेवलपर कंपनी है लायनटाउन रिसोर्सेज, अल्बेमाले करके एक कंपनी थी, अमेरिकी कंपनी अल्बेमाले कॉर्पोरेशन, वो चाहती थी कि उसको टेक ओवर करे लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो अल्टीमेटली अल्बेमाले कॉर्पोरेशन ने कह दिया है कि ठीक है भैया, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बाराक ओबामा जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया की विजिट में थे, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा में थे, उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके किस तरीके से नौकरियां जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने पोलराइज मीडिया के ऊपर बात की, चाइना और रशिया की जो समस्या है उसके ऊपर बात की, और उन्होंने न्यूज़ कॉर्प के चेयरमैन रूपर्ट मर्डॉक उनको भी लपेट लिया। तो उनकी स्पीच में ज़्यादातर यही बातें थी कि क्या माहौल बन रहा है पूरी दुनिया में। न्यूजीलैंड से आज कुछ ज़्यादा खबरें नहीं हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में ज़्यादा पेट्रोल खाने वाली टोयोटो की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, टोयोटो के जितने भी मॉडल्स हैं, उनको मतलब एक्स कर दिया जाएगा, उनको बैन कर दिया जाएगा, ऐसी खबर न्यूजीलैंड से। बाकी छोटी मोटी खबरें न्यूजीलैंड से जो आप पढ़ सकते हैं, मतलब वो वर्ल्ड में उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है।
अगर हम फ्रोजन पोलार्स की बात करें तो एक खबर हमने की थी कुछ दिनों पहले कि मिशन इम्पॉसिबल 8 के शूटिंग को वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद करवाया था, उन्हें परमिशन नहीं दी थी। अभी अच्छी खबर, मिशन इम्पॉसिबल 8 की शूटिंग को परमिशन मिल गई है और जो फिल्म क्रिटिक्स जो लिखते हैं इसके ऊपर पूरी दुनिया से, उन्होंने कहा कि इसका मतलब नज़ारा कुछ और ही है। टॉम क्रूज के थोड़े दिनों पहले जो फुटेजेस, वीडियो फुटेजेस आए थे बाइक से जो वो स्टंट कर रहे थे, तो ये भी कुछ आर्टिक्स में मतलब ऐसे फुटेजेस आएंगे मुझे लगता है थोड़े दिनों में, वेट एंड वॉच। तो मतलब मिशन इम्पॉसिबल अभी मिशन पॉसिबल हो गया, ऐसा मान सकते हैं। वेस्ट की जो आर्टिक फौज की जो 23 ड्रिल्स यूनिट जो है वो समाप्त हुई है और इस तरीके से रशियन मिलिट्री धीरे धीरे मतलब सेटल हो रही है। और फरवरी की 16 तारीख से ये ड्रिल शुरू हुई थी, मार्च की 17 तारीख को 1 महीने ये ड्रिल चली और अभी वो मतलब रशियन मिलिट्री धीरे धीरे इसके ऊपर सेटल हो रही है। आर्कटिक्स में जिस तरीके से रशिया ने अपना हस्तक्षेप जमाया है, जिस तरीके से अपनी मतलब पैर जमाया है, उसके चलते चाइना अभी और जोर से रशिया के साथ अपना जो एंगेजमेंट है आर्कटिक्स में वो बढ़ाने जा रहा है। मतलब चाइना और रशिया एक तरफ, दूसरी तरफ यूएस। जो हमने कहा था कि आने वाले दिनों में नज़र होगी तो आर्कटिक्स के खदानों पे, आर्कटिक्स में छुपे उस तेल, गैस और ऑयल के खजाने पे, तो ये होने जा रहा है। फेडरल बजट जो है यूएस का, उसमें उन्होंने ड्रिलिंग के लिए बहुत सारी रियायत दी है। हालांकि वहाँ के लोगों को मतलब उनका कहना है कि उनके बारे में ध्यान नहीं रखा गया है या पर्यावरण के बारे में ध्यान नहीं रखा गया। तो साथ ही साथ यूएस कोस्ट गार्ड ने मतलब किस तरीके से वहाँ पे पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे और उसका जो रिस्पॉन्स एक्शन और प्लान उन्होंने रिलीज़ किया। मतलब भैया एक तरफ आप पोल्यूशन करने की छूट देते हो और दूसरी तरफ आप ही का एक यूनिट बोलता है कैसे हम पोल्यूशन कंट्रोल करें। क्या खेल चल रहा है। पैसा ही है अल्टीमेटली। एक तरफ आप बजट डिक्लेयर करेंगे, पैसा देंगे, दूसरी तरफ ये लोग आएंगे बोले हम ये कंट्रोल करेंगे, वहां से भी पैसा आएगा। पैसा ऐंठने का खेल है पूरा का पूरा, सरकारी पैसा। आर्कटिक का एक गांव है, वहां के मेयर, उन्होंने कहा है कि वो फ्रंट लाइन पे जाएंगे, यूक्रेन में लड़ेंगे रशिया के सामने। ये खबरें हैं फ्रोजन पोलार से। आज के दिन मुझे लगता है इतनी खबरें ही है। कल गुरुवार है, रामनवमी का त्यौहार है। रामनवमी की शुभकामनाएं आप सबको। और कल हमारा कोई बुलेटिन या वीडियो बुलेटिन, मतलब हमारा वेब बुलेटिन या वीडियो बुलेटिन नहीं होगा। परसों 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग, तो उस दिन भी हमारा कोई वेब बुलेटिन या बुलेटिन नहीं होगा और बाद में आ जाएगी शनिवार और रविवार। तो सीधे हम मिलेंगे, रुख करेंगे सोमवार की ओर और सोमवार को 3 अप्रैल को हम मिलेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। लॉगिन होइए dateline-gujaratnews.com पर, DATELINEGUJARATNEWS.com है हमारी वेबसाइट का URL है। उसके ऊपर लॉगिन होइए, खबरें पढ़िए और हमारे वीडियोस यूट्यूब पे देखते रहिए। हमारे बाकी के भी मतलब जो हैंडल्स है ट्विटर और इंस्टा और फेसबुक, उसके ऊपर भी हम ये डिटेल सब डालते हैं, तो ये भी आप देखते रहिए, वहाँ पे भी आप विजिट करते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन कल का शुभ रहे। रामनवमी की शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।